नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। और 10th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में, जो हमारा पिछला सेशन था, उसमें हम हिंदी व्याकरण का यहाँ पर रिवीजन कर रहे थे। जो हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट हिंदी व्याकरण का? वाक्य। और वाक्यों से पहले मैंने कहा, अगर आप लोगों को वाक्य समझने हैं, अगर वाक्यों को आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले शुरू से शुरू करना पड़ेगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, ये क्लियर हमने कर रखा है। उसके बाद हमने कहा वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिनको बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जाता है और जिनके उच्चारण करने में जो हमारे मुख से ध्वनि, जो मुख से वायु होती है, वो एकदम बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। जैसे हमने कहा अ, आ, ई। ठीक है, तो ये आपके हुए स्वर। अब हमने कहा व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिनको स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे क, तो क का उच्चारण करेंगे, क के साथ क्या आएगा? अ। अगर का उच्चारण करेंगे तो का के साथ क्या आएगा? आ। ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा कि ये होते हैं हमारे वर्ण। अब वर्ण के बाद हमने यहाँ पर एक और मेन चीज पढ़ी, वो है शब्द। वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा घ और र, इन दो वर्णों को हमने मिलाया तो ये बन गया घर। च, ल, च और ल वर्ण को मिलाया, ये बना चल। ड, र, ड और र वर्ण को मिलाया, ये बन गया डर। म, त, मत, मत को हमने मिलाया, ये बन गया शब्द, बन गया मत। तो इसी तरह से अब शब्दों का निर्माण हो गया कि जब हम क्या करते हैं कि वर्णों को हम बहुत ही सार्थक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जब हम उनको लिखते हैं तो वो शब्द कहलाता है। और शब्दों का ही सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है। शब्दों का ही सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा। जैसे यहाँ हमने अलग अलग शब्द बनाए और इन अलग अलग शब्दों को फिर हमने इस तरह से बिल्कुल व्यवस्थित करके हमने यहाँ पर लिख दिया, घर चल डर मत। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तो ये हमारा वाक्य बन गया। लेकिन वाक्य तो ये हमारा बन गया। तो देखिए, अब वाक्य की एक स्पष्ट परिभाषा क्या होगी? वाक्य की एक स्पष्ट परिभाषा क्या होगी? तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा खुद से बनाई, ये सारी चीजें देखकर कि जो हमने अभी तक किया कि शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम, शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है। और वाक्य में हमने, वाक्य पढ़ने से पहले हमने शब्द पढ़े हैं। तो शब्द क्या होते हैं? ध्वनियों का ऐसा मेल होता है जिसका कुछ न कुछ निश्चित अर्थ होता है। तो जैसे घर, घर, घर का निश्चित अर्थ है, चल का निश्चित अर्थ है, डर का निश्चित अर्थ है, मत का निश्चित अर्थ है। तो जिनका निश्चित अर्थ होता है उन्हें शब्द कहते हैं। और इन्हीं शब्दों का सार्थक जो क्रम होता है वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ और वाक्य हम लिखते हैं। कुछ वाक्य हम यहाँ पर लिखते हैं। अमित विद्यालय जाता है। अमित विद्यालय जाता है। शशांक पढ़ रहा है। या इसको हम आपको अलग तरीके से थोड़ा सा बताते हैं। पढ़ रहा था तभी
मोहन उठकर चला गया। तो देखिए, आप वाक्य पढ़ रहे हैं तो वाक्य इसी तरह के आपके होते हैं। जैसे हमने कहा अमित विद्यालय जाता है। दूसरा हमने कहा शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया, या मोहन उठकर चला गया। ठीक है, एक और वाक्य हम यहां पर लिखते हैं, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं सीता अच्छी लड़की है। सभी जानते हैं सीता अच्छी लड़की है। इसी तरह से तुम परिश्रम करो, तुम परिश्रम करो, या तुम परिश्रम करते, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। ठीक है, तो यहां पे हमने 4 अपने वाक्य लिखे हैं। कौन कौन से वाक्य लिखे हैं? 4। अमित विद्यालय जाता है, शशांक पढ़ रहा था तभी मोहन उठकर चला गया, सभी जानते हैं सीता अच्छी लड़की है। तो हम पढ़ रहे हैं वाक्य। आप देख रहे हैं सारे के सारे वाक्य, जो यहाँ पे सारे वाक्य हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अलग अलग शब्द समूहों से मिलकर बने हैं, अलग अलग शब्द समूहों से मिलकर बने हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमित विद्यालय जाता है, अमित विद्यालय जाता है, शशांक पढ़ रहा था तभी मोहन उठकर चला गया। वाक्य है, लेकिन थोड़ा सा कैसा है, जैसे कि आप ये वाला वाक्य देख रहे हैं, बिल्कुल सरल तरीके से बोला गया है कि अमित विद्यालय जाता है। और दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि शशांक पढ़ रहा था तभी मोहन उठकर चला गया, सभी जानते हैं सीता अच्छी लड़की है, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं, ये बहुत सारे शब्द या पदों का आपस में मिलकर ये बने हैं और पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम है। यानी कि एक एक शब्द जो है हमें वाक्य का पूरा अर्थ बता रहा है। हमें कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रही है इन वाक्यों को पढ़ने में। यानी कि ऐसे शब्द समूहों से ये मिलकर बने हैं कि हमको वाक्य को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब किसी भी शब्द समूह से आपको कोई बात बताई जाती है, कोई बात आपको लिखाई जाती है, तो आपको उसका पूरा अर्थ प्रकट होना चाहिए। अब आपको मैं यहाँ पर कोई भी शब्द लिख दूं, अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या वो वाक्य सार्थक होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो भी वाक्य लिखे हैं, सभी का अर्थ हमें स्पष्ट हो रहा है, तो हमारे ये जो सारे जो वाक्य हैं, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने वाक्य तो लिख दिए। अब यहाँ पर वाक्य के घटक के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं कि वाक्य के घटक यानी कि भाग भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वाक्यों के घटक। और देखिए बच्चे, ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, पहले भी मैंने आपकी क्लास में इसको हमने पढ़ा है और आपने अगर नोट डाउन किया होगा तो आपको पता होगा वाक्य के घटक। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वाक्य के घटक, उद्देश्य, दूसरा है विधेय। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा सा भी पता हो कि वाक्य में उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, फटाफट माइक लेंगे और अपना हैंड रेज करेंगे इस तरह से
और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए फटाफट, क्या होता है वाक्य में, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। और जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स का हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य, जिसमें आपको वाक्य परिवर्तन से संबंधित 3 प्रश्न आते हैं। आपको वाक्य परिवर्तित करने होते हैं। आपको इसके लिए देखिए, अगर आपको वाक्य परिवर्तित करने हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाक्य होते क्या हैं, वाक्य के घटक पता होने चाहिए, वाक्य के भेद पता होने चाहिए और वाक्य के भेदों में अंतर पता होना चाहिए कि क्या होते हैं वाक्यों के भेद और क्या क्या अंतर होते हैं उनमें। तभी आप उनको क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, वाक्य परिवर्तित कर पाएंगे। चलिए फटाफट माइक ले लीजिए कोई भी बच्चा। और मैं हर बार ये नहीं कहती कि बिल्कुल सही बताओ, कोशिश करो। क्या होता है उद्देश्य और क्या होता है विधेय, बिल्कुल भी नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। क्या बच्चे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जो भी बच्चे यहाँ स्कूल्स में हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे ऐसे। अगर आप लोगों को मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है तो हैंड रेज करेंगे। यस। तो फिर आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं क्लास में? मैं ऐसे नहीं थोप रही हूँ आपके ऊपर कि आपने ही बताना है। कोशिश कीजिए बच्चा, कोशिश, यस, कोशिश करेंगे तभी आपको आप समझ पाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप रिवाइज उसको कर पाएंगे। चलिए, कोई भी बच्चा, क्या होता है वाक्य में उद्देश्य, क्या होता है और वाक्य में विधेय क्या होता है? वाक्य के घटक पढ़ रहे हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता? देखिए क्यों नहीं पता है, क्योंकि आप लोग जब भी यहाँ पे क्लास होती है आप लोग बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं करते हैं। कोई भी अपनी कॉपी में नहीं लिखता है। क्लास आप इस तरह से पढ़ते हैं जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और बस आप उसको, जैसे ही क्लास छूटती है और आप भी अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। नोट डाउन जब तक नहीं करेंगे, घर पर जाकर जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ। और जो बच्चा नोट डाउन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं प्लीज नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे। वाक्य के घटक, ठीक है, वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? देखिए वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, कोई भी वाक्य आप बोल रहे हैं उसमें जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है उद्देश्य, और जो बात की जाती है वो होता है आपका विधेय। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, अमित विद्यालय जाता है। अमित विद्यालय जाता है। चलिए अब तो बता सकते हैं, अमित विद्यालय जाता है वाक्य हमने लिखा हुआ है, इसमें उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य क्या है? अमित विद्यालय जाता है। अमित विद्यालय जाता है में उद्देश्य क्या है? इस तरह से हैंड रेज करेंगे जो बताएगा फटाफट। अमित विद्यालय जाता है, जिसको यहाँ पे हमने कहा कि जिसके बारे में बोला जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमित के बारे में बोला जा रहा है कि अमित विद्यालय जाता है। ठीक है, अमित के बारे में बोला जा रहा है, तो उद्देश्य क्या हुआ यहाँ पे? अमित, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, अब आता है विधेय। विधेय क्या होता है? विधेय यानी कि जो बात की जा रही है। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जा रही है, विधेय जो बात की जा रही है। जैसे हमने कहा अमित विद्यालय जाता है, वाक्य में अमित आपका उद्देश्य है और विद्यालय जाता है ये आपका है विधेय। ये क्या है? विधेय। विद्यालय जाता है यानी कि जो बात की जा रही हो,
जो बात की जा रही हो। ठीक है, तो हमने कहा अमित विद्यालय जाता है, तो अमित आपका उद्देश्य है और विद्यालय जाता है आपका विधेय है। ठीक है, अब ये तो आपको क्लियर हो गया उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। उद्देश्य हमने पढ़ लिया, एक और टॉपिक यहाँ पे आता है उद्देश्य विस्तार। उद्देश्य विस्तार, ठीक है, ये भी इसी का टॉपिक है, उद्देश्य विस्तार। अब देखिए उद्देश्य विस्तार यानी कि जो इस उद्देश्य की विशेषता को बताएगा, इस उद्देश्य की विशेषता को बताएगा, उसको कहा जाएगा उद्देश्य विस्तार। ठीक है, उद्देश्य विस्तार इसको कहा जाएगा। जैसे हमने कहा अमित विद्यालय जाता है, या हम कहें बालक दौड़ता है, ठीक है, या बालक खेलता है। तो अगर हम कह रहे हैं बालक खेलता है और मैं उसके आगे लिख दूं चंचल या नन्हा या छोटा, तो जो उसकी विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, हमने कहा उद्देश्य विस्तार, उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य विस्तार कहते हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जैसे चंचल बालक खेलता है, चंचल बालक खेलता है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख देती हूँ, चंचल बालक खेलता है, चंचल बालक खेलता है। अब देखिए यहां पे जो आपका बालक शब्द है, ये क्या है? बालक शब्द क्या है? जो ये बालक शब्द यहां पर लिखा गया है, ये क्या है? बालक शब्द है उद्देश्य। खेलता है, ये क्या है? विधेय है। यानी कि उद्देश्य के बारे में जो बात की जा रही है उसे विधेय कहते हैं। और उद्देश्य की विशेषता, बालक क्या है? बालक कैसा है? चंचल है। बालक कैसा है? चंचल है। तो चंचल बालक खेलता है, तो चंचल जो है उद्देश्य विस्तार है, उद्देश्य की विशेषता को बता रहा है। तो चंचल क्या है? उद्देश्य विस्तार है। ठीक है, तो इस तरह से उद्देश्य के जो हमारे वाक्य के जो हमारे घटक हैं उद्देश्य और विधेय, उसमें हमें उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। और उसी में अगला टॉपिक आता है उद्देश्य विस्तार। तो उद्देश्य विस्तार में उद्देश्य की विशेषता बताई जाती है। अब जो आपका विधेय विस्तार है, ठीक है, यहाँ पे एक और दूसरा टॉपिक आता है विधेय विस्तार। विधेय विस्तार, उद्देश्य विस्तार उद्देश्य की विशेषता को बताता है, विधेय विस्तार विधेय की विशेषता को बताता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा दौड़ता है, हम यहाँ पे हमने कहा उद्देश्य का जो उद्देश्य की जो विशेषता बताएगा उसे कहेंगे उद्देश्य विस्तार। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, घोड़ा आपका उद्देश्य है और दौड़ता है आपका विधेय है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये आपका विधेय विस्तार होगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसी वाक्य में एक और हमारा पॉइंट आता है, वो हमारा होता है उपवाक्य, जिससे कि आप समझ पाते हैं किसको? वाक्य के भेदों को। तो इसका हमारा यहाँ पे अगला टॉपिक है उपवाक्य। उपवाक्य,
अब ये उपवाक्य क्या होता है? ठीक है, उद्देश्य और विधेय क्लियर हो चुके हैं सभी को? उद्देश्य और विधेय सभी को क्लियर हो चुका है? और बच्चे, अगर कोई दिक्कत होती है या समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने सारी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। बस आप अपने डाउट्स पूछिए, अपने प्रश्न पूछिए कि मैम ये बता दीजिए, ये दोबारा बता दीजिए, ये क्लियर नहीं हुआ है। और ये तभी पॉसिबल है कि आप अपने डाउट्स तभी पूछ सकते हैं जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, आपको डाउट्स कैसे पता चलेंगे कि मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखिए वाक्य जो आपका टॉपिक है बहुत ही ज्यादा अगर आप समझने पे आए तो काफी लेंदी है, क्योंकि वाक्यों के लिए आपको सारी चीजें समझनी पड़ती हैं और ये आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो वाक्य है और वाक्यों के घटक हैं, वाक्यों के भेद हैं और वाक्य परिवर्तन है। तो पहले उपवाक्य क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जिन क्रियापदों से, इसको एक बार लिख लेते हैं, जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आंशिक भाव प्रकट होता है या आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं जाता, यदि वह लिखता। ठीक है, आंशिक भाव केवल प्रकट हो रहा है, पूरी बात यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, पूरी बात क्लियर नहीं हो रही है, आंशिक भाव केवल प्रकट हो रहा है, तो उसको कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य इसको कहते हैं। जैसे यदि मैं जाता, यदि वह लिखता। और अब जो है उपवाक्य के भी भेद होते हैं। उपवाक्य के भी भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वो देख लीजिए। उपवाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। प्रधान उपवाक्य, दूसरा आपका आता है आश्रित उपवाक्य। पहला आता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा आता है आश्रित उपवाक्य। देखिए उपवाक्य अब आपको क्लियर हो चुका है कि क्या होता है। वाक्य, इससे आंशिक भाव व्यक्त होता है। आंशिक भाव व्यक्त होता है, यानी कि पूरा पूरा भाव व्यक्त नहीं होता, केवल थोड़ा आंशिक भाव व्यक्त होता है। और अब इस उपवाक्य के भी भेद होते हैं। इस उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक आपका प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आपका आश्रित उपवाक्य। तो क्या होता है प्रधान उपवाक्य? क्या होता है प्रधान उपवाक्य? एक बार इसे समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा। प्रधान का क्या अर्थ होता है? प्रधान का क्या अर्थ होता है? देखिए, प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। देखिए, प्रधान उपवाक्य को, इसको हम कैसे लिखेंगे? जो उपवाक्य
जो उपवाक्य यदि वाक्य से अलग भी लिख दिए जाएं, हमने क्या कहा था, उपवाक्य क्या होते हैं, आंशिक अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन जो ये प्रधान उपवाक्य है इनको अगर हम वाक्य से अलग भी लिख दें तो ये अपना एक अलग अर्थ देते हैं। और जो आश्रित उपवाक्य होता है वो क्या करता है, हमेशा प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होकर अपना अर्थ बताता है, यानी कि उसका जो अर्थ होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड करता है, इसलिए उसका नाम है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो इसको एक बार यहां पर लिख लेते हैं। देखिए, जिसका, बिल्कुल आसान शब्दों में, जिसका अर्थ किसी दूसरे पर, जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने कहा, क्या कहा हमने कहा कि इसको हम अगर अलग भी लिख दें, तो ये अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, ये अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है, इसीलिए इसको प्रधान उपवाक्य कहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा है, प्रधान उपवाक्य कहता है। और देखिए कहते हैं, और यह उपवाक्य, यह किसी वाक्य में यह यानी कि प्रधान उपवाक्य, ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यह किसी भी वाक्य में यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो प्रधान उपवाक्य है वो किसी भी वाक्य में अधिक महत्वपूर्ण होता है बाकी वाक्यों से, आश्रित वाक्य से या आश्रित उपवाक्य से या किसी अन्य से। तो ये तो हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। देखिए, पहले हम दोनों को पढ़ेंगे, प्रधान उपवाक्य को पढ़ेंगे और आश्रित उपवाक्य को पढ़ेंगे, उसके बाद हम दोनों का एक ही एग्जाम्पल देंगे जिसमें आपको क्लियर किया जाएगा कि कौन सा आश्रित उपवाक्य है और कौन सा प्रधान उपवाक्य है। तो नोट डाउन जरूर करेंगे साथ साथ, क्योंकि आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं और उसके बाद आप लोगों को कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करेंगे। जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और किसी भी वाक्य में ये अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि आपका प्रधान उपवाक्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अगला है हमारा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाते हैं। जैसे कि हमने कहा, क्या कहा था प्रधान के लिए, हमने कहा कि जिसका अर्थ किसी और पर आश्रित ना हो, लेकिन जो आश्रित है उसका क्या है,
कि ये इसका जो अर्थ होता है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर होता है, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह कैसा है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा है या वह कैसा आदमी है। ठीक है, वह कैसा आदमी है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है, ये आपका एग्जाम्पल है। और जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूं कि जो आपका ये वर्ड है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है, कि वह कैसा आदमी है। तो यहां पे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। कैसा आदमी है, ये जो है आपका प्रधान उपवाक्य। और कि वह कैसा आदमी है, ये है आपका आश्रित उपवाक्य। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है, इसमें मैं नहीं जानता जो आपका शब्द है ये आपका प्रधान उपवाक्य है, और कि वह कैसा आदमी है ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो अभी तक आपको वाक्यों के घटक यहाँ पर पता चल गए हैं, उद्देश्य और विधेय, और साथ ही उपवाक्य भी आपको क्लियर हो चुके हैं। तो अब आपके लिए जो वाक्यों के भेद हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो घर पर आज जितना भी पढ़ाया है इसको एक बार रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम एक बार डिस्कस करेंगे और उसके बाद वाक्यों के भेदों को क्लियर करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।